बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके पीछे लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी सारी एनर्जी झोंकी हुई है। OpenAI launched its advanced AI image generator and you all know what happened next. कैसे करके बस हम इस AI रेस के ऊपर टॉप में आए। All you got to do is give it a system prompt. क्योंकि सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पे जब हर कोई ही AI का यूज करके आर्ट बना दे रहा है तो फिर किसी की भी AI आर्ट की वहां पे वैल्यू खत्म हो जाती है। AI और आर्ट की ये लड़ाई तो सालों पुरानी है, जिसमें अभी अभी एक और नई सेना उतरी है, दी आर्मी ऑफ इंटरनेट, जहां स्कूल के बच्चों से लेके सिंगर, सेलिब्रिटी और CEOs तक स्टूडियो जिबली ट्रेंड के ऊपर पूरे तरीके से उतर आए हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई बेचारा सिंगल और कोई तो योगी जी की फोटो को जिबली स्टाइल बनाने में लगा है। लेकिन अभी के टाइम में जितना बड़ा ये ट्रेंड है उससे बड़ा है ये खतरा, अ थ्रेट टू दी होल आर्टिस्ट कम्युनिटी। और एज ए 3D आर्टिस्ट माई सेल्फ अगर मैं ये बोलूं कि आर्टिस्ट कम्युनिटी में AI के खिलाफ कोई डर का माहौल नहीं है तो शायद मैं कहीं ना कहीं झूठ बोलूंगा। लेकिन आज मैंने सोचा है कि इस वीडियो के अंदर डर के माहौल से थोड़ा सा हटके लॉजिक के साथ चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि AI वर्सेस स्टूडियो जिबली का ये ट्रेंड अपने अंदर क्या समेटे हुए है। सबसे पहले तो इंटरनेट के उस बैंडवैगन इफेक्ट के बारे में जानते हैं जिससे ये पूरा विवाद या पूरी ये हाईलाइट शुरुआत में है। सीन क्या हुआ, जैसे ही ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऊपर ये AI आर्ट के फोटोज और ये चीजें वायरल होती गई ना, तो हर बंदा फिर यही सोचने लगा कि मेरी भी फोटोज ऐप के अंदर जितनी भी फोटोज पड़ी हैं उन सबको अब तो भाई AI बनाना पड़ेगा। और बस फिर होना क्या था, लग गए सारे लोग दौड़ में। लेकिन उसके बीच में शायद किसी ने ये भी कोशिश नहीं की कि एक बार एक सिंपल सा गूगल सर्च करके पता तो करें यार इस पूरे आर्ट स्टाइल के अराउंड ये जो पूरा फर्ज है ये शुरुआत कहां से हुई या फिर इसकी रूट क्या है। और जिससे फिर होना यही था कि पूरे इंटरनेट के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसको ये कहने लगे कि भाई ये कोई गिबली का नया ट्रेंड आया। लेकिन अगर उन लोगों में से थोड़े से भी लोग एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लेते तो उनको पता चलता कि ये गिबली नहीं बल्कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्टूडियो जिबली, जिसको 3 लोगों ने 1985 में टोक्यो जापान के अंदर फाउंड किया था, जिनमें से हैं सुजुकी तोशियो, ताकाहाता इसाओ और हायाओ मियाजाकी। अब इन तीनों फाउंडर्स के ऊपर अगर मैं डिटेल में बात करने लगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। तो इन अ नटशेल आप बस इतना समझिए कि इस पूरी दुनिया के वेस्टवर्ड साइड में डिज्नी जितना बड़ा और जितना प्रोमिनेंट एनिमेशन स्टूडियो है ना दुनिया के वेस्ट में, स्टूडियो जिबली पूरी एनिमेशन की दुनिया में या फिर उसके फैंस के बीच में उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट को कमांड करता है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी का जो डिज्नी है उसका मैनेजमेंट पूरा इसको डाउनहिल लेके जाता जा रहा है, लेकिन स्टूडियो जिबली के केस में इसके आर्ट स्टाइल और इसकी पूरी फंडामेंटल जो वैल्यूज है उनको देखकर आज भी ये लगता है कि ये लोग अपने जो स्टार्टिंग में इनकी रूट्स थी उन्हीं के ऊपर आज तक भी स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। और स्टूडियो जिबली की यही ट्रेडिशनल वैल्यूज और उसका ये यूनिक आर्ट स्टाइल ही वो रीजन बन गया जिसकी वजह से जब AI ने इसको रेप्लिकेट किया ना पूरे इंटरनेट के ऊपर और सारी की सारी आर्टिस्ट और एनिमेशन फ्रेटर्निटी के अंदर लोगों के अंदर एक बहुत ही बैकलैश की भावना उभरने लगी। क्योंकि जापान का ये स्टूडियो अपनी यूनिकनेस और अपने परफेक्शन के लिए जाना जाता है, जिसका एक सबूत आपने खुद देख लिया होगा। आजकल इंटरनेट के ऊपर ना एक क्लिप बड़ी ही वायरल हो रही है जिसको ये बताया कि 4 सेकंड की एनिमेशन को बनाने में 15 महीने लग गए थे। तो ऐसा एक स्टूडियो जो कि अपनी यूनिकनेस और अटेंशन टू डिटेल पे इतना काम करता है, जब उसकी आर्ट स्टाइल को कोई AI 4 सेकंड में बना देगा तो फिर पूरी दुनिया के एनिमेटर्स के अंदर एक डर तो बैठेगा ही ना कि भाई अगर ये रिप्लेस हो सकते हैं तो फिर हम तो कहां खड़े होते हैं ना लाइन में। जिसकी शुरुआत होती है ChatGPT 4.0 से और ट्विटर या फिर X के Grok AI से। अब ये बात भी है कि दुनिया के अंदर ना काफी सारे AI पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे जो कि एनिमे या फिर कार्टूनिश आपकी फोटोज को बना देते थे या फिर जनरेट कर देते थे। और X का Grok AI भी काफी ज्यादा एडवांस था, लेकिन असली जो इसमें आग या फिर बड़ी चिंगारी लगाई ना वो लगाई ChatGPT के 4.0। अगर आप थोड़ा बहुत भी AI की न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि ChatGPT का ये नया वर्जन है जो कि इमेज जनरेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है, जिसको फिर मार्केट या फिर प्रमोट करने के लिए OpenAI ने काफी सारे मार्केटिंग टैक्टिक्स को अपनाया। लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल निकला ना वो ये स्टूडियो जिबली वाला फॉर्मूला निकल गया। और ये इतना ज्यादा पॉपुलर होता गया ना कि OpenAI के फाउंडर एंड CEO सैम ऑल्टमैन की अपनी खुद की DP से लेके आजकल हर कोई इंटरनेट के ऊपर अपनी स्टूडियो जिबली वाली फोटोज भर भर के बना रहा है और अपने इंस्टाग्राम से लेकर WhatsApp तक हर जगह अपडेट कर चुका है। और मेरे ख्याल से इस पूरे बदलाव को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। सबसे पहला तो है एक कॉमन या फिर एक नॉर्मल यूजर और दूसरा है एक आर्टिस्ट या फिर एनिमेटर। अब कॉमन यूजर के ऊपर तो आप पूरे इंटरनेट के ऊपर देखेंगे भर भर की रील्स आ रही हैं, लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं, वहां पे आपको उनका पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो बचा यहाँ पे फिर एक आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव। तो उन पे बात करने के लिए ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से ना सिर्फ ये स्टूडियो जिबली वाला मूवमेंट बल्कि पूरे AI और आर्ट की दुनिया में ना आगे बढ़ने के 2 ही आउटकम आ सकते हैं, जिनमें से एक आउटकम अगर बहुत ही ज्यादा बैड या फिर बुरा है तो दूसरा आउटकम अच्छा भी है। एंड आई नो अब ये अच्छा या फिर ये गुड आउटकम सुन के आप सोच रहे होंगे कि भाई यार ये क्या बात हो गई, पूरी दुनिया में जहां आर्टिस्ट इसके खिलाफ खड़े हैं मैं इस वीडियो के अंदर इसको अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। तो बस उसी के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा और उसके बाद इसके बैड वाले आउटकम पे भी बात करेंगे। बट अभी के लिए लेट मी टेल यू द गुड साइड ऑफ द AI।
अज्यूमिंग कि मेरे चैनल के ऊपर ज्यादातर लोग या तो एनिमेशन फील्ड के अंदर काम करते हैं या फिर उसको सीख रहे हैं या फिर बेसिक जानकारी तो रखते हैं, तो इतना तो आप जानते होंगे कि एनिमेशन के अंदर ना या फिर किसी भी फिल्म मेकिंग के अंदर रेफरेंस फाइंडिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। जिसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो कि आपको मान लो कि अगर कोई एनिमेशन बनाना है या फिर आपको कोई सीन बनाना है जहाँ पे एक शेर एक आदमी के पीछे भाग रहा है, तो उस पूरे सीन को एनिमेट करने के लिए ना हो सकता है कि एनिमेटर अपने पीछे एक कुत्ते को भगाए और उसको रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि भाई अब ऑब्वियसली बात है असली शेर तो भगा नहीं सकता अपने पीछे, तो बस फिर अपने दोस्त के गोल्डन रिट्रीवर से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक यहाँ पे ये है कि एनिमेशन करने से पहले अगर आप इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो फिर आपके पास वो एक सोर्स मटेरियल हो जाता है कि जिसको देख देख कर आप एनिमेशन को क्रिएट कर पाते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपको अपनी मूवी या फिर किसी शॉर्ट के अंदर एक एलियन बनाना है, कोई एलियन की स्पेसशिप बनानी है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अब से पहले क्या होता था कि इस तरीके की चीजों के लिए ना या तो आप किसी से कॉन्सेप्ट बनवाते थे या फिर खुद बनाते थे या फिर कहीं कहीं से रेफरेंस ढूंढ के फोटोशॉप में उसको मैट पेंट करते थे। लेकिन एआई के आने के बाद ना ये जो रेफरेंस फाइंडिंग वाला काम है ये बहुत ही ज्यादा आर्टिस्ट के लिए इजी हो चुका है, स्पेशली छोटे आर्टिस्ट या फिर इंडी आर्टिस्ट के लिए जो कि या तो कोई क्लाइंट वर्क करते हैं या फिर अपने कोई इंडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ना टाइम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसे में अगर वो मान लीजिए खुद से रेफरेंस फाइंड करने निकल जाए या फिर खुद से मैट पेंटिंग सीखें और फिर एक एक पीस को जोड़कर अपना वहां पे एक मेकशिफ्ट रेफरेंस बनाए, उससे बढ़िया आजकल ये हो गया है कि लोग एआई पे जाते हैं या फिर किसी भी टूल पे जाके एक इमेज जनरेट करा लेते हैं और उनको बेसिक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मैं ये चीज ही बनाना चाह रहा था। जिससे सबसे पहले तो रेफरेंस फाइंडिंग में ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत आसान हो जाती है और कई सारे नए आर्टिस्ट है ना या फिर कई नए बच्चे हैं जो कि या तो अपने किसी स्कूल में है, कॉलेज में है, जो कि अभी अभी ना बस इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ना वहां पे एआई थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड हो जाता है, जिससे कि वो चीजों को फिगर आउट कर पाते हैं और ये देख सकते हैं कि हाँ भाई मैं अपने आइडियाज को जल्दी जल्दी कैसे चर्न आउट कर सकता हूँ। तो समझे आप बात, मेरे नजरिए में ना एआई की छोटी सी गुड साइड तो यही है, बट इसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ ये आपके स्टार्टिंग डेज में आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका सोल्यूशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना सॉल्यूशंस नहीं बल्कि सिर्फ स्टॉर्म्स ही खड़े हैं। क्योंकि मेरा मानना ना यहाँ पे ये है कि आज ये एआई आर्ट के अराउंड जो इतनी ज्यादा हाइप बिल्डअप हो रखी है ना, वो बिल्डअप ही इसीलिए है क्योंकि उस एआई की आर्ट को कंपेयर करने के लिए ओरिजिनल आर्ट वर्क एग्जिस्ट करता है। आई नो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। इमेजिन करो दुनिया के अंदर स्टूडियो जिब्ली, डिज्नी या फिर कोई भी बड़ा स्टूडियो या फिर ये मिलियंस इफ नॉट बिलियंस ऑफ आर्टिस्ट का काम इंटरनेट पे ना हो, मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ आर्ट वर्क्स, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ कंटेंट, ये सारी चीजें अगर एग्जिस्ट ना करती हो ना, तो इस पूरे एआई आर्ट के अराउंड जो अपील है, जो इसका पूरा हाइप है, वो एकदम मिट्टी या धूल के बराबर हो जाए। क्योंकि आप खुद से सोचो, अभी ये जो चैट जीपीटी 4.0 से स्टूडियो जिब्ली की जो वेव उठी है, ये उठी ही इसीलिए क्योंकि इस एआई ने एक प्री एग्जिस्टिंग परफेक्ट आर्ट को सिर्फ इमिटेट की। तो सोचो जरा ध्यान से कि एक चीज कितनी ज्यादा परफेक्ट हो सकती है कि उसकी एक इमिटेशन इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, क्योंकि उस इमिटेशन को बैक करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए ओरिजिनल आर्ट स्टाइल वहां पे पहले से खड़ा हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल दुनिया के अंदर अगर कोई आर्ट स्टाइल होता ही नहीं और ये हम लोग सिर्फ एआई से ही आर्ट बना रहे होते हैं ना, तो आज ये पूरी एआई आर्ट इतनी ज्यादा जेनरिक हो जाती है, इसके अंदर कोई भी यूनिकनेस, कोई भी डिफरेंशियल फैक्टर ही नहीं होता कि लोग इसको फिर भाव भी देते, जिससे कि लॉन्ग टर्म या फिर थोड़े ही टाइम में होता कि अपनी अपील को ही खो देता। बट क्योंकि अब इसके पास दुनिया भर के आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर के आर्ट स्टाइल स्टूडियोज एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये सारे एआई मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं, उन्हीं को रेप्लिकेट करते हैं, इमिटेट करते हैं, और लोगों को ये हो जाता है भाई कि 4 सेकंड को बनाने में 15 महीने लगाए थे, इसने तो 4 सेकंड में बना दिया। बट बात यहाँ पे फिर से वही है ना कि अगर ओरिजिनल आर्ट स्टाइल कभी होगा ही नहीं ना, तो एआई की आर्ट बहुत ही जेनरिक हो जाएगी और फिर उसके अंदर कोई रियल वैल्यू ही नहीं बचेगी कि लोग उसके अंदर अपना टाइम या फिर अपने 1-2 घंटे भी क्यों ही स्पेंड करेंगे। और लॉन्ग टर्म में या फिर नियर फ्यूचर के अंदर इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे बनाया है जिसको मैं कहता हूँ आर्टिस्टोपिया, जिसका सिंपल सा ब्रेकडाउन है आर्ट प्लस डिस्टोपिया। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे जब हर कोई ही एआई का यूज करके आर्ट बनाने लग जाएगा ना, तो इन सो कॉल्ड एआई आर्टिस्ट की यहाँ पे सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी आबादी इतनी हो जाएगी, और क्योंकि ये सारे आ रहे होंगे किसी एआई से, तो फिर इनके अंदर की यूनिकनेस बिल्कुल खत्म होकर सबके सब एक दूसरे के जैसे ही दिख रहे होंगे। और यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इस चीज का भी यहाँ पे ना स्कोप लेके चल रहा हूँ कि एआई का एवोल्यूशन और होता जाएगा। ये लोग अभी तो शायद जेनरिक वाले आउटपुट की तरफ ज्यादा हैं, बट आगे आगे क्या पता ये इसको और ज्यादा जनरेटिव एआई में बहुत इंप्रूव कर जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए यार, ये चीज तो एक फैक्ट हमेशा बनी रहेगी कि एआई आर्टिस्ट एक दूसरे से यूनिकनेस कभी भी बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे, और उनकी सो कॉल्ड आर्ट के बीच में इतना ज्यादा यहाँ पे फ्लो ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा ना कि फिर वहां पे वो जो अपनी आई बॉल्स हैं या फिर जितनी भी थोड़ी बहुत अटेंशन उनको मिलती है वो भी खो बैठे, और होगा फिर एट द एंड वही कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की ही वैल्यू दोबारा बढ़ेगी। क्योंकि सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जब हर
कोई ही एआई का यूज करके आर्ट बना दे रहा है तो फिर किसी की भी एआई आर्ट की वहां पे वैल्यू खत्म हो जाती है और रियल वैल्यू फिर वहां पे निकल के आती है उस पर्सन की या फिर उस आर्टिस्ट की जो कि स्क्रैच से कोई चीज बना सकता है, आर्ट एंड अपनी स्किल्स के ऊपर टोटल कंट्रोल कमांड करता है और किसी भी चीज को चेंज, मॉडिफाई या फिर क्रिएट करने की पावर रखता है। और ये बात भी एक फैक्ट है कि दुनिया के अंदर जब तक ये सीरियस बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस जब तक एग्जिस्ट करेंगे ना, हो सकता है अपने वर्क फ्लोज के अंदर, अपने मार्केटिंग के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस कर दे, बट हमेशा ऐसा होगा कि इन स्टूडियोज के अंदर, इन कंपनीज के अंदर रियल आर्टिस्ट की जगह टॉप पे ही होगी। बट यार यहाँ पे ना अब ये भी एक रियलिटी है कि हो सकता है कि उन रियल आर्टिस्ट में पहले जहां 100 लोग काम करते थे, अब हो सकता है आगे सिर्फ 50 या 20 ही काम करे, बट रियल आर्ट मेरे ख्याल से ना कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होता। लेकिन देखो यार, ये भी ना लॉजिक नहीं बनता कि हम लोग सारे खड़े हो जाएं और बोलें कि अब तो भाई एआई को वापस भेज के मानेंगे या फिर इसको रोक के मानेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्त। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके पीछे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी सारी एनर्जी झोंकी हुई है कि कैसे करके बस हम इस एआई रेस के ऊपर टॉप में आ जाए। इट इज वेरी सैड बट इट इज अ हार्श रियलिटी कि दिस इज फ्यूल्ड बाय कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म को भाई हम लोग हरा नहीं सकते। तो ये कहना कि जाके पिटीशन साइन करो या फिर अपनी कोई गिल्ड बनाओ, वहां पे जाके हम इसको मास प्रोटेस्ट करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। क्योंकि अगर ये चीज थोड़ी भी काम करती ना तो आज हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत कुछ कर चुके होते। तो समझ गए आप, जब यहाँ पे कैपिटलिज्म और बिजनेसेस क्लाइमेट, जिससे कि पूरी दुनिया और उनका खुद का एग्जिस्टेंस इफेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे, तो आपको सीरियसली ये लगता है कि एक ऐसी फील्ड या फिर एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे बिलियंस इफ नॉट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लिटरली प्रिंट करने की अपॉर्चुनिटी है, उसको ये बस इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि कुछ लाख या कुछ करोड़ आर्टिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो ये तो होने वाला बिल्कुल नहीं है दोस्त। एआई का जो रेवोल्यूशन है ये तो और भी स्पीड अभी पकड़ेगा, इसने तो अभी रफ्तार पकड़ी नहीं है, तो चेंज तो अभी बहुत तेजी से होगा। एंड आई नो यार, ये बड़ा ही एक ना सैड तरीके का स्टेट है जहां पे रियल आर्टिस्ट, रियल टैलेंट को अब इस चीज से लड़ाई करनी पड़ रही है या फिर इस चीज को प्रूव करना पड़ रहा है कि मैंने जो अपनी आर्ट सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे पोस्ट की है वो एआई से नहीं बनी। और यार सच बताऊं ना तो मैं इस बारे में कहना तो और भी बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन सीन ये है कि ये वीडियो ना और बहुत लंबी फिर बनती ही चली जाएगी। एंड आई नो इस वीडियो में आप सब लोग जो देख रहे हैं, आपके भी काफी सारे सवाल ये हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अभी एनिमेशन सीखना शुरू कर रहे हैं, कभी सोचा था एनिमेशन सीखेंगे और अब इस एआई वाली फील्ड या वेव से डर के खड़े हो गए हैं। तो फिर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर थोड़ी एक नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करूं कि एआई के आने से आपको एनिमेशन सीखना चाहिए या नहीं, एनिमेशन का आगे स्कोप कैसा है या नहीं, तो कमेंट करके ना बस मुझे बता देना कि आपको वो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए या फिर नहीं। और इसके साथ ही यार मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी अभी भी हौसले हारो मत, अभी भी एआई वेव को बस ऑब्जर्व करो, नए नए टूल्स को एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि इस चेंज को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक सीन यहाँ पे ये हो सकता है कि हम अपनी ओरिजिनल आर्ट को भूले नहीं, अपनी स्किल्स को कभी छोड़े नहीं और नए टूल्स को साथ के साथ सीखते भी रहें, ताकि अगर मान लो कभी उतना ही बड़ा बदलाव आ गया तो फिर हम एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल कभी भी ऑब्सोलीट ना हो जाए और काम के लिए मोहताज ना हो जाए।